यस सर। चलो गीतांजलि, आप कब एग्जाम दे रहे हो? सर 24 में है। मई 24 ना? यस सर। आईटी ओटी किया? नहीं सर। अच्छा, आप एग्जाम तो क्या? देवी जी उसको कंप्लीट करो और न्यू कोर्स होगा आप लोग का। जो ओल्ड ओके कोर्स सर। वाले, जो भी ओल्ड कोर्स वाले हैं उनको क्या करना है? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि करना है कुछ। ओल्ड वाले नवंबर में जिनका एग्जाम है, नवंबर में कोशिश करें क्वालिफाइड हो जाए। हाँ, अगर ग्रुप 1 क्वालिफाइड हो जाते हैं नवंबर में, उनको 2 पेपर देना पड़ेगा केवल मई में। केवल 2 पेपर देना पड़ेगा। और उनके लिए एक और भी तरीका मैं बता दूं। अब अभी देखो, ये 100% क्लैरिफिकेशन तो है नहीं जब तक इंस्टीट्यूट करेगा। उनका एक और तरीका है, अगर वो बोथ ग्रुप देते हैं और सेकेंड ग्रुप के 2 पेपर में एग्जाम्शन ला देते हैं, ग्रुप पास हो जाएंगे, दोनों ग्रुप पास हो जाएंगे। एक एफएम का पेपर और एक आपका ऑडिट का पेपर, अगर वो दोनों में एग्जाम्शन ला देते हैं स्टूडेंट, तो मई में वो फाइनलिस्ट बन जाएंगे। मई में उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उनका बोथ ग्रुप क्वालिफाइड हो जाएगा। बोथ ग्रुप वालों के लिए, क्योंकि अकाउंट उनको वापस देना नहीं है, एडवांस अकाउंट खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज, वहां से वो खत्म हो जाएगा, एआईएस खत्म हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई। अगर आप इस बार इस अटेम्प्ट में 2 पेपर में 60+ ला देते हैं, या एक भी पेपर में लाते, एफएम में ला दिया तो 1 पेपर देना है। और दोनों में अगर 60-60 आ गए तो एक भी दोनों ग्रुप क्वालिफाइड। क्या चीज? किस कौन सा एग्रीगेट? किस में एग्रीगेट? हाँ, काहे का एग्रीगेट ना बने? 2 में केवल पास लाना है, 2 में 60+ आ गया, हो गया। भले 2 में 0-0 आया, वो दोनों पेपर एग्जाम हो गए ना। तो 4 ग्रुप 1 और 2 ये एग्जाम। अब इसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन आएगा? हो गया ना, आप फर्स्ट ग्रुप क्वालिफाइड हो और प्लस सेकंड ग्रुप का 2 पेपर एग्जाम हो जाए। और जो सेकंड ग्रुप की तैयारी कर रहा होगा ना, उनको तो जान लगा देना चाहिए केवल 2 पेपर में। अगर वो पास नहीं भी होंगे और 2 पेपर एग्जाम्शन हो जाएगा, तब भी तो पास हो गया ना। अब इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आए तो पता चल जाएगा। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है, वो 1 जुलाई को पता चल जाएगा। 1 जुलाई दैट इज द सीए डे, और उस डेट पे आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। बहुत तो टीचर हैं जो कि 24 का बैच भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि नए कोर्स में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं डिफरेंस है। अभी तक कोर्स कंटेंट हमारा क्लियर नहीं है कि 1 जुलाई से सारा का सारा चीजें अनाउंसमेंट हो जाएगा। और लास्ट टाइम जो कोर्स आया था उसमें क्या चीजें चेंजेस हुआ वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल नहीं, अभी तो केवल और केवल रूमर्स है और मार्केट के लिए है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि 1-2 में देख रहा था ना कल कि वो फाइनल के कुछ बैचेज स्टार्ट किए 24 में, लेकिन न्यू कोर्स कैसे? हाउ इज द पॉसिबल? हाउ इज द पॉसिबल? कंफर्म तो हो चुका है कि चेंज होना है, मई 2024 से एप्लीकेबल है, 1 जुलाई में आ जाएगा। 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन जिसकी भी होगी सीए इंटर में या सीए फाइनल में, उनका एग्जाम 24 में होगा। सीए इंटर में जिसका भी रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई तक हो जाएगा, उनका 2024 में आ जाएगा। इस बार 2024 में वो एग्जाम न्यू कोर्स में देना है। और जुलाई के बाद अगर रजिस्ट्रेशन होता है, जुलाई के बाद, तो 24 नहीं मिलेगा उनको, फिर नवंबर 24 मिलेगा। मई 24 की बजाय नवंबर 24। हो सकता है डेट एक्सटेंड करें 1 महीने, ये लोग 1 महीने कर दें। और ये डायरेक्ट एंट्री की बात कर रहा हूँ। जो फाउंडेशन वाला बच्चा होगा, फाउंडेशन के लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड ड्यूरेशन कम करेंगे वो,
क्योंकि फाउंडेशन का रिजल्ट लोग लाएंगे कब, अगस्त में लाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनको 9 महीने की बजाय 7 महीने में ही इंटर मिल जाएगा उनको सीए इंटर करने के लिए, हो सकता है, चांसेस है। चलो आ जाओ, सीए और सीएमए साहब लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम कहां तक हो गया था हम लोग का, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन लगभग आपका खत्म हो चुका है, केवल और केवल किस पे हम लोग बात करते हैं, एडवांस प्रॉब्लम पे बातें कर रहे हैं। तो आ जाओ, एडवांस प्रॉब्लम पे बातें कर रहे थे सर, कैपिटल गेन कहाँ गया भाई, कैपिटल गेन, और क्वेश्चन साथ साथ करते जाओ सब लोग। हाँ किस्सा, बस जितना है उतना ही काफी है, क्वेश्चन है ही नहीं, है कहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ फटाफट। लास्ट टाइम कौन करा दिया था, ऐसा थोड़ी है, क्या जेडीए का क्वेश्चन, ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया बच्चा। यही कैपिटल गेन से, चलो आ जाओ आ जाओ, कराते हैं, आ जाओ। सबसे पहले सेक्शन 47 पे आ जाओ, गिफ्ट पे वापस हम आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। गिफ्ट तो केवल हमने ऐसे इंट्रोडक्शन आपको कराया था कि गिफ्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा, पहले सेक्शन 47 पे आ जाओ। 47, चलो क्वेश्चन ये कर लिया था होमवर्क में, आपको दिया था 47, एक ये दिया था होमवर्क में, एक ये भी तो था शायद ना, कौन सा, ये थर्ड वाला बताना, थर्ड वाला बताइए आप सब। चलो थर्ड वाला बताइए, कर लिया, कितना रहा आंसर बताना, क्या करें। इन above example the SDB on the date of transfer by S was rupees how much, 85 lakhs। अब यहाँ पे केस यहाँ पे हमारा कौन सा है, अभिषेक ने क्या किया, गिफ्ट दिया, किसको, एस को दे दिया। बताना दिस इज द गिफ्ट। जब ये गिफ्ट है तो सेक्शन 47 क्या करे, अगर कोई भी विल, कोई भी इनहेरिटेंस या फिर पार्टीशन ऑफ एक्चुअल की वजह से कोई ट्रांसफर किया जा रहा है तो हमारा ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब ये बताना, जब अभिषेक ने एस को क्या दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, तो गिफ्ट में हमारा बताना ये ट्रांसफर है कि नहीं है, नो ट्रांसफर, नो कैपिटल एसेट्स तो है बट नो ट्रांसफर एंड नो कैपिटल गेन। अब यहां पे क्या हुआ, एस ने किसको ट्रांसफर कर दिया, सलमान को, जिसके रिस्पेक्ट में उसको कितने रुपए मिल गया था, 75 लाख रुपए मिला था। लेकिन उस डेट पे, जिस डेट पे ट्रांसफर किया गया था, एचडीबी वैल्यू कितनी थी, 85 लाख थी। नाउ यू हैव टू कंपेयर द एक्चुअल कंसीडरेशन विथ एचडीबी वैल्यू। इफ योर एक्चुअल कंसीडरेशन 110% of actual consideration is lesser than HDB value, then your full value of consideration will be HDB value. So now in the question, if HDB on the date of transfer is rupees 85 lakhs, तो बताना हमारा केस क्या बनेगा। पहले तो इन द हैंड ऑफ अभिषेक देख लेते हैं, इन द हैंड ऑफ अभिषेक। बताना जब अभिषेक ने ट्रांसफर किया था तो क्या ट्रांसफर किया, कैपिटल एसेट, यस। बताना जो ट्रांसफर किया वो ट्रांसफर है, नो, वो ट्रांसफर नहीं है, और जब ट्रांसफर नहीं है तो वो कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। लेकिन जब एस ने ट्रांसफर किया किसको, सलमान को, तो बताना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस, इन द हैंड ऑफ एस, एस के हाथ में। बताना कैपिटल एसेट्स है कि नहीं जो ट्रांसफर किया जा रहा है, यस। जो ट्रांसफर है वो क्या ट्रांसफर है कि नहीं, यस, बिकॉज वो जो दिया जा रहा है वो गिफ्ट नहीं है, वो गिफ्ट नहीं है, वो हमारा क्या है, दैट इज द सेल किया जा रहा है। 65 lakhs 14,000। ओके गीतांजलि, चेक करता हूं ये। अब बताना कैपिटल गेन आएगा कि नहीं आएगा, बताना, यस, कैपिटल गेन भी आ जाएगा। बट कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे, बस वही कसम खा लो, क्या होना चाहिए हमारा, सेक्शन 48 होना चाहिए। बताना फुल वैल्यू ऑफ क्या, कंसिडरेशन। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में या तो एक्चुअल कंसिडरेशन, या तो एसडीवी, या तो एफएमबी। अगर 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन इज लेस देन एसडीवी। अब बताना अगर मेरे पास मैं बात करूं तो मेरी एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है, 75 लाख है, उसका 110% कितना हो जा रहा है, 82 लाख 50,000, जो कि 85 लाख से क्या है, कम है। तो
तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेके चलेंगे यहाँ पे 85 लेके चलेंगे, 85 लेके चलेंगे 85 लैक्स। अब इनमें से क्या माइनस करते बताओ, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नील हो गया, एंड देन हमारे पास नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ गया 85 लाख। देन आई कोवा या कोवा, आई कोवा, आई कोवा के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन इनटू सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच एसेट्स वाज ट्रांसफर। कब ट्रांसफर किया गया 2022-23, उसका कितना हो गया 331। अब मुद्दा आता है कॉस्ट किसका लेंगे सर, यहां पे बताना एस ने जो ट्रांसफर किया उसने तो एक्चुअल में पेमेंट किया नहीं है, तो जब एक्चुअल में पेमेंट ही नहीं किया तो सेक्शन 55 कभी नहीं आएगा। वहां पे कौन सा सेक्शन बताएगा हमारा 49(1) बताएगा। 49(1) कहता है कि अगर कोई भी एसेट्स गिफ्ट किया गया है तो जो रिसिपिएंट है उस गिफ्ट को अगर बाद में ट्रांसफर कर रहा है, सेल कर रहा है, तो जो उसका प्रीवियस ओनर होगा, प्रीवियस ओनर बताना एस ने किसको ट्रांसफर किया, सलमान को, तो उस बिल्डिंग का प्रीवियस ओनर कौन था हमारा, अभिषेक था, तो अभिषेक ने जिसने में खरीदा था उसके लिए वही क्या बन जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन बन जाएगा। मतलब अभिषेक ने कितने में परचेस किया था 5 लाख में, लेकिन कब परचेस किया था 1990 और 91 में, और अगर 1990-91 में परचेस किया गया है तो बताना उस केस में 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर है तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर हो जाएगा। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू शुड नेवर बी एक्सीड एसडीबी वैल्यू ऑन 1 अप्रैल। तो बताना यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू कितना था हमारे पास 6 लाख था, तो 5 लाख या 6 लाख विच एवर इज हायर, और वास्तव में फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 6,10,000 से कम ही है। तो बताना यहां पे आ जाएगा 6 लाख रुपए इनटू क्या हो जाएगा 331 डिवाइडेड बाई, अब यहां पे इंडेक्सेशन किस ईयर से किया जाएगा, जिस ईयर में एस ने लिया था कि प्रीवियस ओनर ने, तो मंजुला जैसा का केस आया, मंजुला जैसा के केस में डिसाइड किया गया तो प्रीवियस ओनर से ही क्या किया जाएगा हमारा इंडेक्सेशन भी काउंट किया जाएगा। तो प्रीवियस ओनर का इंडेक्सेशन क्या हो जाएगा हमारा 1990 और 91, और 1 अप्रैल 2001 से पहले तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो दैट विल बी हाउ मच 19 lakhs 86,000, and the final answer कितना है 65 lakhs 14,000। that will be the long term capital gain 65 lakhs 14,000। यहां पे बताना किसी को डाउट है, बताइए यहां पे किसी को डाउट है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल इसको नोट करेंगे। ये लास्ट एग्जाम्पल कर लो। इसका आंसर बताओ फटाफट।
वॉइस नहीं आ रही है। 47 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। क्या कैपिटल गेन आएगा कि नहीं आएगा? नो, कैपिटल गेन नहीं आएगा मेरा। यहां तक क्लियर? अब यहां पता ना 17-18 में ही एक केस और होना चाहिए, करेंगे बाद में। वो केस क्या होगा कि एस को जो प्रॉपर्टी मिला है विदाउट कंसिडरेशन मिला है, एज ए गिफ्ट मिला है। अब बताना अभिषेक क्या एस का एम्प्लायर है? नो। क्या अभिषेक इज द सप्लायर ऑफ द एस? नो। तो मतलब ये क्या है, अभिषेक इज अदर देन एम्प्लायर एंड अदर देन सप्लायर। तो अगर गिफ्ट किसी भी बंदे को रिसीव हो रहा है अदर देन सप्लायर अदर देन एम्प्लायर, तो उस केस में 56(2)(10) में क्या हो जाएगा हमारा, एक टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये गिफ्ट किसी रिलेटिव से मिला है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिला हुआ है, ऑन द इनहेरिटेंस में मिला है, या फिर हमारा क्या मिला है, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ मिला है, तो वो हमारा टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ अदरवाइज देन है, तो उस केस में अगर एसडीवी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या बन जाएगा हमारे लिए, टैक्सेबल गिफ्ट बन जाएगा। वो अभी बाद में चलेंगे हम लोग, अभी बाद में चलेंगे। अब बताना, जब ये बिल्डिंग, ये प्रॉपर्टी एस के पास आया, तो एस ने 14 फरवरी 2023 को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया? सलमान को। तो सो सिंपल सर, यहां पे देखो, तो आपका कब आ जाएगा सर, 22 और 23 में। 22-23 में किसके, एस में, एस के हाथ में। एस के हाथ में क्या हो जाएगा सर, बताना। ट्रांसफर जो किया जा रहा है, क्या कैपिटल एसेट्स है? यस। जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर क्या वो सेल है? यस, सेल है। अच्छा, क्या कैपिटल गेन आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा। तो आएगा तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आएगा? सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 48 हमारा क्या कहते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन देखते समय यू हैव टू चेक कि एसेट्स जो है वो इमूवेबल है कि नहीं है। यस, इमूवेबल है। अगर इमूवेबल एसेट्स है तो उसकी एक्चुअल कंसीडरेशन कितनी है, 75 लाख है। क्या इस डेट पे, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर या ऑन द डेट ऑफ रजिस्टर एग्रीमेंट, कोई एचडीबी दिया है कि नहीं दिया है? नहीं। तो हमारा एक्चुअल कंसीडरेशन ही क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। माइनस कर देंगे क्या, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। अब ये बताना, ये एस को प्रॉपर्टी 14 फरवरी 18 को मिलेगा, क्या पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से काउंट होगा? नो। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट किया जाएगा, प्रीवियस ओनर से किया जाएगा। कौन कहता है, सेक्शन 242 ए कहता है। प्रीवियस ओनर ने कब किया था, 1990-91। और ट्रांसफर कब हो रहा है, 23 में। तो एसेट्स लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म है तो बताना शेड्यूल प्रोवाइजो नंबर कौन सा लग जाएगा, 2 लग जाएगा। और कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन मस्ट बी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। जब इंडेक्सेशन करने जाएंगे तो बताना क्या होना चाहिए, 331 हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब यह है कि यहां पे कौन सा लेंगे, क्योंकि एस को तो कम मिला है, 18 में मिला है, लेकिन यहां पे भी मंजुला जैसा की केस की वजह से कब का लेना मेरे, प्रीवियस ओनर का। और वो भी कितना हो जाएगा, दैट विल बी द 100। एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट, कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा बताना। अब ये प्रॉपर्टी प्रीवियस ओनर ने कब खरीदा था, 1990-91, जो कि बिफोर क्या है हमारा, 1 अप्रैल 2001 है। अगर 1 अप्रैल 2001 है तो कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज हायर, बट फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड एसडीवी वैल्यू। अब यहां पे बताना, फेयर मार्केट वैल्यू 6 लाख है और एसडीवी वैल्यू कितनी है, 550। तो नाउ यू हैव टू कंपेयर विथ क्या, 5 और 5 50। तो 5 या 550 विचएवर इज हायर। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 5,50,000 रुपए। यहां तक क्लियर? एक चीज को कंप्यूट करने में 50 चीज सोचना पड़ेगा। एक भी गलती हुई तो कैपिटल गेन कहानी खत्म। अब यहां पे आ जाओ, बताना वैल्यू कितनी आ गई, 15,25,000, 18,500, और हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल लेने आ गया कितना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट आ जाओ, वापस से सुनो, हो गया सबका? देखो वापस से पढ़ते हैं हम लोग, नोट्स पे आ जाओ। देखो, सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, किसको मिला है, नहीं किसको नहीं मिला है, होगा तो नहीं है किसी के पास। टैक्सेशन ऑफ सेक्शन 47 तो होगा,
सेक्शन 47 की बात करें, चलो आओ यहाँ पे। यहाँ पे आ जाओ, गिफ्ट अभी हम पहुंचे नहीं है, गिफ्ट केवल ओवरव्यू करा है। यहाँ पे आ जाओ, एज पर दिस सेक्शन 45(1) capital gain is chargeable to tax when capital asset is transferred, but in following transaction shall not be treated as transfer that is not chargeable to capital gain। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा पॉइंट। यहां पे जो पहला पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन द पार्शियल और टोटल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। अगर एचयूएफ है, एचयूएफ हमारा क्या होता है, जस्ट लाइक एक फर्म है, जस्ट लाइक फर्म है, लेकिन उस फॉर्म में मेंबर केवल और केवल किसके होंगे, हमारे फैमिली के मेंबर होंगे। अब एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है, एचयूएफ का पार्टीशन किया जा रहा है, तो एचयूएफ के पास जो भी एसेट्स था, अगर वो अपने किसको ट्रांसफर कर रहा है, अपने मेंबरों को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो हमारा ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर एनी गिफ्ट और विल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट, तो बताना वो भी हमारा ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट एनी ट्रांसफर इन ए स्कीम ऑफ एमालगमेशन, इन ए स्कीम ऑफ एमालगमेशन। व्हाट इज द एमालगमेशन? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में क्या हो रही है, मर्ज हो जा रही है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर ले रहा है, एक्वायर्ड कर लिया जा रहा है, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, एमालगमेशन। तो बताना, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर्ड कर रहा है, तो दूसरी कंपनी अपनी सारी की सारी एसेट्स को क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा, किसको, जो एक्वायर्ड करने वाला है। तो क्या वहां पे कैपिटल एसेट्स भी ट्रांसफर हो रहा है? यस। जब वो कैपिटल एसेट्स भी ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो भी हमारा ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है 4 and 5। अगर कोई भी कंपनी ने दूसरी कंपनी का 100% शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, तो 100% जो शेयर होल्ड किया होगा कंपनी, दैट विल बी नोन एज व्हाट, होल्डिंग कंपनी। एंड द कंपनी जिसका शेयर होल्ड किया गया, वो कंपनी किस नाम से जानी जाएगी, सब्सिडियरी। अगर होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है, या सब्सिडियरी कंपनी किसको ट्रांसफर कर रहा है, होल्डिंग कंपनी को, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें? अब यहां पे केस ये आता है कि ये जो पांचों केस में ट्रांसफर नहीं मानी जा रही है, अगर ये फर्दर ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन 49(1) के अकॉर्डिंग किसका लिया जाएगा, आपका प्रीवियस ओनर का लिया जाएगा। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 के बाद चाहे प्रीवियस ओनर ने इनकर्ड किया हो, चाहे प्रेजेंट ओनर ने इनकर्ड किया हो, वो सारा का सारा कंसीडर कर लिया जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट किया जाएगा, प्रीवियस ओनर से काउंट किया जाएगा। और इंडेक्सेशन भी हमारा कहां से किया जाएगा, इंडेक्सेशन ऑफ द प्रीवियस ओनर से किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हम लोग ने कवर कर लिया था। बताना बच्चा, कवर हो गया था कि नहीं हो गया था, बोलो बोलो। यस, सब कवर हो चुका था। यहां पे आ जाओ, सुन नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ, ध्यान से सुनना। ठीक, पांचों केस यहां पे आ जाओ। विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशन, पहले तो एग्जम्पशन समझ लेना, फिर उसके बाद विड्रॉवल करते हैं। देखो क्या कह रहा है। अभिषेक ने क्या किया, ट्रांसफर गिफ्ट कर दिया, किसको दे दिया, एस को। कब दे दिया, 18-19 में। एस ने किसको ट्रांसफर किया, बताना, सलमान को किया। कब किया, 22 और 23 में। यहां पे बताना कैपिटल गेन, नो कैपिटल गेन, यहां पे नो कैपिटल गेन, यहां पे नो कैपिटल गेन। अच्छा, यहां पे कैपिटल गेन, यस। अगर उसने सेल कर दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, बताना, कैपिटल गेन। अच्छा, यहां पे नो कैपिटल गेन क्यों है, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं थी, नॉट ट्रांसफर, ट्रांसफर न होने की वजह से वो कैपिटल गेन नहीं था। अब सुनो यहां पे ध्यान से, ये जो एसेट्स दिया गया है, किसको दिया गया है, गिफ्ट में, एस को। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशंस इन केस ऑफ ट्रांसफर्ड बाय ए होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडियरी कंपनी एंड वाइस वर्सा, सेक्शन 47, 4 and 5, जो कि आपके काम का नहीं है, फिर भी ध्यान से सुनो। जो हमने बताया कि होल्डिंग कंपनी अगर ट्रांसफर कर रहा है, किसको ऐसे ट्रांसफर करता है, सब्सिडियरी को। और सब्सिडियरी किसको ट्रांसफर करता है, होल्डिंग को। तो वो उस केस में हमारा कैपिटल गेन नहीं है। लेकिन कुछ शर्त है। क्या शर्त है, कह रहे कि पहली चीज है
कि वेयर एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स, अगर होल्डिंग कंपनी ने किसको ट्रांसफर किया है बताना, सब्सिडियरी को, और कब ट्रांसफर किया, मान के चलो 18-19 में ट्रांसफर किया है, तो उससे लेकर कितने साल तक, 8 साल तक, 8 साल तक उस एसेट्स को रिसिपिएंट वाले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। 8 साल तक उस एसेट्स को न तो वो बेच सकता है, न तो आगे कहीं और ट्रांसफर नहीं कर सकता है। साथ ही साथ 8 साल तक जो रिलेशनशिप है होल्डिंग का 100%, वो भी 100% शेयर रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो जो आपका 18-19 में एग्जम्प्ट था, वो क्या हो जाएगा, 18-19 में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आई चीजें, वो टैक्सेबल हो जाएगा। आगे आ जाओ, यहां पे देखो, ये सारी की सारी चीजें जो कि आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके कोर्स में कंपनी का है ही नहीं, तो कभी भी ये आपसे पूछेंगे नहीं। एक बार रीड करना हो तो रीड कर सकते हो। देखो यहां पे, कन्वर्जन ऑफ सच एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ 8 ईयर्स। अगर 8 साल के पहले पहले कैपिटल एसेट्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया रिसिपिएंट वाले ने, स्टॉक इन ट्रेड में, तो भी हमारा एग्जम्पशन क्या हो जाएगा, रिवोक्ड कर दिया जाएगा और चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। या फिर हमने सेल कर दिया है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, रिवोक्ड कर दिया जाएगा और हमारा बताना क्या हो जाएगा, चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। या फिर सेसेशन ऑफ 100%, अगर मैंने एक कंपनी का 100% शेयर होल्ड किया था और 8 साल के अंदर उस कंपनी का शेयर मैंने किसी और को क्या कर दिया, सेल कर दिया और 100% की हम किस लेवल पे आ गए, 80 पे आ गए, कम हो गए। तो जिस ईयर पे मैं 80% या उससे नीचे आ गया या 100% से नीचे आ गया, तो उस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर। ये 5 पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट था जिसको समझाना था मुझे। इस 5 पॉइंट में क्या समझना था हमें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो पहली पॉइंट, गिफ्ट, इरिवोकेबल और कौन सा हमारा, इनहेरिटेंस वाला। देखो यहां पे सुनो वापस, अब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, गिफ्ट वाला करेंगे। पहले यहां पे अच्छे से ढंग से करके चलो। देखो क्या कह रहा है, अभिषेक ने क्या किया, गिफ्ट दिया। किसको गिफ्ट दिया बोलो, एस को। एस ने आगे क्या कर दिया बोलो, सेल कर दिया। तो बताना यहां पे कैपिटल गेन, यहां पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। यहां तक क्लियर वो चीज है, समझ में आई चीजें। अब आते हैं गिफ्ट में, आते हैं गिफ्ट। अब बताना अभिषेक ने एस को गिफ्ट दिया, बताना ये गिफ्ट हमारा टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है। 2 चीजें हो सकता है सर, एक तो टैक्सेबल होगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, एग्जम्प्ट होगा, नॉट टैक्सेबल। अच्छा, टैक्सेबल होने के लिए आपको 3 चीजें ध्यान रखना है। अगर सप्लायर के रिलेशनशिप से मिला है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप से एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया है तो सैलरी में टैक्सेबल होगा, लेकिन टैक्सेबल होना है। और अदर्स हैं तो इसमें 2 चीजें हो सकता है, या तो एग्जम्प्ट होगा या तो क्या होगा बताना, टैक्सेबल होगा। एग्जम्प्ट हमारा तब होगा अगर किसी रिलेटिव से मिला है तो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर ये किसी विल ऑन द अकेजन ऑफ क्या मिला है मेरा, ऑन द अकेजन ऑफ मैरिज मिला है तो क्या हो जाएगा हमारा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अगर विल या इनहेरिटेंस में मिला है तो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर मान के चलो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट ने गिफ्ट दिया है तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल जो सेक्शन 1023 के अकॉर्डिंग क्या है हमारा रजिस्टर्ड है वो दिया है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई आपका ट्रस्ट है जो सेक्शन 12A 12AA 12AB के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है उसने गिफ्ट दिया है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई लोकल अथॉरिटी ने दिया हुआ है तो भी हमारा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अगर ये मान के चलो पार्शियल या फिर टोटल पार्टीशन या फिर पार्शियल पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ के केस में मिला हुआ है तो भी हमारा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक क्लियर। इसके अलावा अगर किसी और से मिला होगा तो बताना वो क्या होगा, टैक्सेबल। लेकिन टैक्सेबल करने से पहले यू हैव टू कंसिडर 3 थिंग्स। पहला, अगर मान के चलो क्या मिला है मेरे को, मनी मिला है, या फिर क्या मिला है मेरे को, मूवेबल एसेट्स मिला है, या फिर क्या मिला है मेरे को, इमूवेबल एसेट्स मिला हुआ है। अगर मनी मिला हुआ है और वो भी 50,000 से ज्यादा एग्रीगेट
आपकी पूरे साल भर में 50,000 से ज्यादा एग्रीगेट हो गया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल एज ए गिफ्ट हो जाएगा होल अमाउंट। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है तो दो केसेस हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन और क्या हो सकता है, विथ कंसिडरेशन। अगर विदाउट कंसिडरेशन आपको एसेट्स मिला हुआ है और एक एसेट्स की वैल्यू एसडीबी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो बताना क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द गिफ्ट। बताना विदाउट विथ कंसिडरेशन मिला है, इसका मतलब 5 लाख की प्रॉपर्टी थी, हमने कितने में खरीदा हुआ है, 4 लाख का। बताओ 1 लाख का मेरे को क्या मिल गया है, बेनिफिट मिला है। तो 1 लाख जो डिफरेंस है, मेरा जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक क्लियर, फुल यहां पे आ जाओ, यहां तक क्लियर, सारी चीजें करते हैं, सारी चीजें। तो आ जाओ यहां पे देखो, गिफ्ट का केस में क्या होगा, हमारा टैक्सेबल होगा या फिर क्या होगा, हमारा एग्जम्प्ट होगा। अगर ये गिफ्ट ड्यू टू बिजनेस अराइज हुआ है तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये ड्यू टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप अराइज हुआ है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अदरवाइज किसी और रिलेशन से मिला हुआ है तो दो चीजें हो सकता है, एग्जम्प्ट होगा या तो क्या होगा, टैक्सेबल। एग्जम्प्ट हमारा तब होगा वो जो लिस्ट दिया गया है, 13 पॉइंट का लिस्ट दिया है, अगर उस लिस्ट में से कोई भी एक पॉइंट में आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो 13 में से कोई और पॉइंट से बाहर आ गया तो उस केस में मिला क्या है, मनी मिला है, मनी मिला है। मनी किससे मिला है, रिलेटिव से, नो। अगर रिलेटिव से मिलता तो क्या हो जाएगा, वो नॉट टैक्सेबल। नॉन रिलेटिव से मिला है तो हमारा क्या हो जाएगा, बताना, टैक्सेबल। लेकिन तब होगा जब जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट वैल्यू कितने से ज्यादा हो जा रही है, 50,000 से ज्यादा है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, मनी के अलावा काइंड में मिला, काइंड क्या मिला, मूवेबल काइंड है कि इमूवेबल काइंड है। अगर आपको काइंड में इमूवेबल मिल रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बताना, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बताना दो चीजें, विथ कंसिडरेशन और क्या होगा हमारा, विदाउट कंसिडरेशन। विथ कंसिडरेशन या फिर क्या होगा हमारा, विदाउट कंसिडरेशन। विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन और विथ कंसिडरेशन में फर्क क्या है। विथ कंसिडरेशन का मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। विदाउट कंसिडरेशन तो इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट में मुझे मिल गया, क्या मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की एसडीवी वैल्यू मोर देन क्या है, बताना, 50,000, मोर देन 50,000 तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। मोर देन 50,000 है तो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर विथ कंसिडरेशन है, विथ कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कैसे पता चलेगा, सर एसडीवी वैल्यू माइनस कर दो क्या, एक्चुअल कंसिडरेशन। अब बताना, एसडीवी वैल्यू प्रॉपर्टी की थी 80 लाख, एक्चुअल कंसिडरेशन था कितना हमारा, 70 लाख। तो बताना इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है कि नहीं है। जो चीज 80 में मिलनी चाहिए थी हमने कितने में खरीद लिया, 70 में। तो इसका मतलब जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस कितना आया, बोलो 10 लाख। अगर वो डिफरेंस हमारा किससे ज्यादा है, डिफरेंस इज मोर देन 50,000, अगर डिफरेंस मोर देन क्या है हमारा 50,000 है तो बताना क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल होगा, डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल, डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो डिफरेंस अमाउंट कितने से ज्यादा है 50,000 से तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज है, जब आप कंपेयर करने जाओगे एसडीवी का और एक्चुअल कंसिडरेशन का, तो एसडीवी एक्चुअल कंसिडरेशन को नहीं कंपेयर करना है, बल्कि एसडीवी और 110% किसको कंपेयर करना है, एक्चुअल कंसिडरेशन से। अब यहां पे देखो, एसडीवी इज मोर देन, एसडीवी इज मोर देन एक्चुअल कंसिडरेशन का कितना, 110%, पहली कंडीशन। एसडीवी ज्यादा है, एक्चुअल कंसिडरेशन के कितने से ज्यादा है, 110% से ज्यादा है, ज्यादा है। तो उस केस में एसडीवी और एक्चुअल कंसिडरेशन का जो डिफरेंस आया
वो जो ज्यादा है, जो डिफरेंस आया वो 50,000 से ज्यादा है। दूसरी कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तब आपका क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्सेबल कितना हो जाएगा, टैक्सेबल होगा एसडीवी माइनस क्या होगा आपका, एक्चुअल कंसिडरेशन हो जाएगा। नहीं, एसडीवी एक्चुअल से कंपेयर नहीं करना, एसडीवी को कंपेयर करना है 110% ऑफ द क्या, एक्चुअल कंसिडरेशन। एक्चुअल कंसिडरेशन पहला, अगर ये कंपेयर किया पहला और एसडीवी ज्यादा हो गया तब आपको डिफरेंस निकालना है एसडीवी और एक्चुअल कंसिडरेशन का। वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तब आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। अब यहां पे देखो एग्जांपल 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 से समझो। हाँ बताइए जी। विद कंसिडरेशन मतलब पैसा, विदाउट कंसिडरेशन कोई पैसा ही नहीं मिला। हमने प्रॉपर्टी खरीदा 50 लाख का, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी थी, 70 लाख। तो ये क्या है, विथ कंसिडरेशन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन पैसा ही नहीं दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए गिफ्ट मिला। अब यहां पे देखो एग्जांपल समझो, देखो एसडीवी वैल्यू है 5 लाख, एक्चुअल कंसिडरेशन है 4,50,000। अब बताना विदाउट है कि विथ कंसिडरेशन, विथ कंसिडरेशन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। पहली कंडीशन क्या चेक करोगे, एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। एसडीवी कितनी है बोलो, 5 लाख, और 4,50,000 का 110% कितना हुआ बताना, 4,95,000। बताना कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है, यस। दूसरी कंडीशन अब क्या चेक करोगे, एसडीवी माइनस एक्चुअल कंसिडरेशन इज मोर देन 50,000 और नॉट। तो बताना एसडीवी कितना है मेरे पास, 5 लाख, बताना 4 लाख क्या है मेरे पास, 50,000, इज मोर देन या इक्वल टू 50,000, इक्वल। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है, नो। तो बताना जो डिफरेंस आया है एसडीवी माइनस एक्चुअल कंसिडरेशन, क्या ये टैक्सेबल होगा, नो, नॉट टैक्सेबल। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एसडीवी को कंपेयर करना है किससे, 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन। चलो ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, यस। हमारी एसडीवी कितने से ज्यादा है बताना, 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है, ज्यादा आया। नाउ यू हैव टू चेक कि जो डिफरेंस है वो 50 से ज्यादा है कि नहीं है। अब डिफरेंस जब चेक किया तो कितने के बराबर है, 50 के बराबर है, 50 से ज्यादा नहीं है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहां पे गिफ्ट हमारा टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आई चीजें। दूसरा, हाँ तो ज्यादा हो, हमें दो कंडीशन चेक करना है तब एज ए गिफ्ट टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट बताना, दूसरी केस बताना, एसडीवी है मेरे पास 5,20,000 और एक्चुअल कंसिडरेशन है 4,50,000। सेटिस्फाइड करो कंडीशंस। पॉइंट ए बताना, एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल। तो आपको जवाब मिला सर ये 5,20,000 है और ये 4,95 है, यस हमारा ये ज्यादा है। दूसरी कंडीशन, अब जब ज्यादा है तो डिफरेंस को चेक कर लो, एसडीवी माइनस एक्चुअल इज मोर देन 50,000। आओ चेक कर लेते हैं, 5,20,000 माइनस 4,50,000 इज मोर देन 50,000 और नॉट, यस वो भी ज्यादा है हमारा, वो भी ज्यादा है। तो बताना क्या ये टैक्सेबल आएगा कि नहीं आएगा, यस वो टैक्सेबल हो जाएगा हमारा। टैक्सेबल एज ए क्या हो जाएगा, एज ए गिफ्ट हो जाएगा। जब टैक्सेबल एज ए गिफ्ट होगा तो बताना एज ए गिफ्ट क्या कर लेंगे हम लोग, टैक्सेबल एज गिफ्ट क्या करेंगे बताना, टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी, एसडीवी माइनस क्या हो जाएगा, एक्चुअल कंसिडरेशन, दैट विल बी 5,20,000 माइनस 4,50,000 इज इक्वल टू हाउ मच, 70,000 इज टैक्सेबल एज ए गिफ्ट। यहां तक समझ में आई चीजें। ये दोनों केस को नोट कर लो, आगे करते हैं, दोनों केस को नोट कर लो।
चलिए हो गया। चलिए हो गया। चलो आज टैक्सेशन ऑफ गिट अंडर सेक्शन 56 टू 10, बहुत छोटा सा है। पहला हो चुका, दूसरा हो चुका, और ये हमारे टोटल 12 लिस्ट भी हो गई। ये 12 आपको केवल डेली 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 देखते रहो, याद हो जाएगा। और अगर सारा नहीं याद हो पा रहा है तो ये जो आपके 6 पॉइंट है ना, ये 6 पॉइंट तक तो याद ही कर लो। 2-3 तो याद ही हो गए, रिलेटिव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, पार्शियल और टोटल पार्टीशन ऑफ द एचयूओ और गिफ्ट हमारा 4 तो याद ही हो गए। लोकल अथॉरिटी 5 याद हो गए। यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, सुनो। थर्ड केस आता है। ये थर्ड केस कब चेक करने जाओगे? ये केस कब चेक करने जाओगे? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, सप्लायर सप्लाई का रिलेशनशिप नहीं है, और देने वाला और लेने वाले के बीच में वो रिलेशंस नहीं है जो हमने 12 पॉइंट में देखा। देने वाला रिलेटिव नहीं है, देने वाला जो है वो एज ए क्या, देने वाला कौन नहीं है हमारा, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज नहीं होना चाहिए, सारी चीजें। तो उस केस के बाद हम कहां पे आ जाएंगे? यहाँ पे कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी 3 करके देखेंगे। लेकिन केस टोटल कितने हैं? 2। केस नंबर 1, अगर 50,000 से ज्यादा मनी हमें मिलता है एग्रीगेट पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। लेकिन ध्यान रखना है, देने वाला रिलेटिव नहीं होना चाहिए और ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज नहीं मिलनी चाहिए। क्लियर? और वो 12 चीजें वाली पॉइंट नहीं होनी चाहिए, तो आपका टैक्सेबल है। अदरवाइज क्या रहेगा? नॉट टैक्सेबल। एग्जम्प्ट भी नहीं बोलेंगे, नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट मुद्दा आता है, यहां पे देखो, केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 कह रहे हैं एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैटेगरी बी, कैटेगरी ए में था, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। क्यों? इस कैटेगरी का मतलब क्या अभी देखेंगे। केस 2, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब मेरे को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड हुआ। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड हुआ है, देने वाला एम्प्लॉयर नहीं है, देने वाला सप्लायर नहीं है, देने वाला रिलेटिव नहीं होना चाहिए, और देने वाला ऑन ओकेजन ऑफ द मैरिज नहीं देना चाहिए। अगर वो सारी चीजें कंडीशन सेटिस्फाइड है, तब हमारे हाथ में वो प्रॉपर्टी जो आ रही वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। लेकिन टैक्सेबल तब होगी यदि उस प्रॉपर्टी की एसडीवी वैल्यू कितने से ज्यादा है? 50,000 से ज्यादा है। क्लियर हुई चीजें? अब मतलब 5 लोग आए, 5 फ्रेंड आए मेरे, 5 फ्रेंड ने एक एक प्रॉपर्टी दे दिया मेरे को।
मेरे को एक एक प्रॉपर्टी दे दिया 40 हजार की एचडीबी वैल्यू थ्रू, दैट विल बी द टैक्सेबल और नॉट, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। यहां पे एग्रीगेट नहीं देखना है, यहां पे पर प्रॉपर्टी की एचडीबी वैल्यू देखना है। अगर पर प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारी 50,000 या उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल है, और अगर पर प्रॉपर्टी एचडीबी की वैल्यू 50 से कम है तो वो टैक्सेबल नहीं है। ये कब केस में करेंगे? जब विदाउट कंसिडरेशन होगा। आज इसको रीड करते हैं, देखो क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर such person has received immobile property if per property SDV is more than rupees how much 50,000 per property। अगर 50,000 से ज्यादा है तो then this will be the taxable as a gift under the head income from other sources, then entire SDV shall be taxable, entire SDV shall be taxable। कुछ एरो भी बना है, देखो अभी जाएंगे, बना है, बना रहने दो, यहां तक क्लियर हो चीज है। दूसरा केस क्या है? लो या फिर क्या? इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। इसका मतलब ये केस तब लगेगा जब एसडीबी इज नॉट इक्वल टू क्या? एसी। या फिर कब लगेगा? जब एसडीबी इज मोर देन क्या? एसी। और अगर मान के चलो एसडीबी इज लेस देन एसी तो नहीं आएगा। समझ में आया? ये अगर दो केस हुआ तो हमारा कैटेगरी सी अप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर हमने कोई प्रॉपर्टी को खरीदा है और उसकी एसडीवी वैल्यू एसी से क्या है? कम है, या एसडीवी किसके बराबर नहीं है? एसी के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एसी कम है। अगर ज्यादा है तो उस केस में हम यहां पे केस नहीं बनाएंगे। अब यहां पे देखो कह रहा है इफ पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस एसी इज मोर देन 50,000 एंड एसडीवी इज मोर देन क्या? 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो डिफरेंस बिटवीन एसडीवी एंड कंसिडरेशन शैल बी टैक्सेबल, शैल बी टैक्सेबल। यहां तक बताना समझ में आया कि नहीं? बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? फिर हम लोग आगे कवर करेंगे, बताना। चलो आजो आजो बच्चा, आजो 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 आजो, अब तो मजा आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। कुछ कराया था क्या आपको होमवर्क हमने? कुछ ये वाले एग्जाम्पल कराया मैंने? ये वाले एग्जाम्पल एक भी नहीं हुआ है? पक्का? चलो आज नहीं हुआ है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपने जीवन जी लिया है तो क्या करें सर, अब लिखेंगे यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन, रिसीव विदाउट कंसिडरेशन। यहां तक नोट करना है सबको, बताना ऑनलाइन वाले, बताना समझ में आ रही है? बहुत आसान है? नहीं है, बहुत भारी चैप्टर है बच्चा, बहुत भारी है टॉपिक। अच्छे से पढ़ के जाओ यहाँ पे, ताकि फाइनल में ये सब ना पढ़ना पड़े। अगर फाइनल में ये सब पढ़ना पड़ गया तो बाकी कब पढ़ोगे? क्या सोसाइटी, कंपनी, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये सब भी है, वो सब भी है। महासागर है इनकम टैक्स फाइनल के लिए, महासागर। गोते लगाते जाओ, पता ही नहीं चलेगा कहां पे अंत है। आंसर नहीं लिख लेना है बच्चा लोग। चलिए हो गया क्वेश्चन।
देखो बहुत आराम से समझना, बिल्कुल आराम से। कितना बड़ा क्वेश्चन है। 3 लाख थे भी, ये देखो, ये है ना, 1 2 3, वो 3 दिख नहीं रहे, 1 2 3, स्लीपिंग लाइन 3 है उसमें, साथ में एक स्टैंडिंग, स्टैंडिंग 3 खत्म हो गई उसमें। दो साल पहले मुझे यही नहीं पता था स्टैंडिंग स्लीपिंग भी कुछ होता है। जब मेरा बच्चा पढ़ने लगा तब पता चला। इंग्लिश मीडियम वाले वहीं से शुरू ही करते हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन। वही मैं सोचा क्या बात है, हिंदी मीडियम वाले तो आज तक पता ही नहीं कर्सिव कर्सिव राइटिंग क्या होता है। हिंदी मीडियम वालों को नहीं पता ना, हम लोग जैसे प्राणी, हम लोग कभी, अब हमारी खुद ही राइटिंग देखो, ना तो कर्सिव है और ना तो सिंपल है, अजीबोगरीब है। रीजन वही है, कभी हमें पता ही नहीं कि कर्सिव कैसे बनाना है, क्या नहीं बनाना है। हम्म? हाँ वो वही जब स्टार्टिंग से शुरू हो गया बताना। अब ये को बस इंस्टीट्यूट समझ रहा है, सीए भी हमारी राइटिंग समझ लिया, सीएमए भी समझ लिया है, तो अब हमें क्या चाहिए, ठीक है ना, कर्सिव ना उससे क्या मतलब। यहाँ पे आ जाओ, चलो आ जाओ फटाफट। देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 2001 ईजे कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कितने में खरीदा था, 10 लाख में। 31 जुलाई 2022 को, 31 जुलाई 2022 को ट्रांसफर टू डीजे विदाउट कंसिडरेशन। 31 जुलाई 2022 को उसने प्रॉपर्टी डीजे को ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन कितने रुपए में, 30 लाख। क्लियर। फिर 31 मार्च 2023 को, केस नंबर 1 है, 31 मार्च 2023 को डीजे सोल्ड सच प्रॉपर्टी एक्चुअल कंसिडरेशन कितने में बेच दिया, 50 में। एसडीबी कितने में बेच दिया, 60 लाख। टू 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 सीजे, सीजे को कंप्यूट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ बोथ। अब ध्यान से सुनो सुनो, सबसे पहले ईजे की तरफ आते हैं। ईजे बताना, ईजे लिखना नहीं किसी को, ईजे किस ईयर में कब ट्रांसफर किया इसने, 31 जुलाई 2022। तो इसका मतलब 22 और 23, 22-23 में बताना जो ट्रांसफर किया है क्या वो कैपिटल एसेट्स है, यस। क्या ये जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर इज ए ट्रांसफर और नोट, नो। क्यों नहीं है, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है। अच्छा दूसरी चीज बताना, क्या कैपिटल गेन आएगा कि नहीं आएगा, नो सर, कैपिटल गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नील। अब बताना ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर किया उसने, डीजे को। तो डीजे के हाथ में देखते हैं 56,210 आएगा कि पीजीबीपी आएगा कि सैलरी आएगा। अब बताना डीजे को जो प्रॉपर्टी मिला है विथ कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन मिला हुआ है। अच्छा जो मिला है क्या उसके एम्प्लॉयर से मिला है, नो। क्या जो मिला है उसके सप्लायर से मिला है, नो। क्या जो मिला है उसके किसी कस्टमर से मिला है, नो। अगर ये तीनों चीजों से मिला होता तो हमारा अदर सोर्सेस में नहीं आता और 56,210 एप्लीकेबल नहीं होता। अब यहां पे जो ईजे ने दिया है डीजे को, क्या उसका रिलेटिव है, ऐसा लिखा है, नो। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ डीजे है, नो। क्या इन द केस ऑफ पार्शियल और होली पार्टीशन ऑफ एचयूएफ है, नो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल। तो डीजे 56,210 रिसीव्ड कैपिटल एसेट्स एज गिफ्ट विदाउट क्या, कंसिडरेशन। एसडीबी वैल्यू इज मोर देन 50,000। देखो जब रिसीव्ड किया था तो उस समय एसडीबी वैल्यू कितनी थी, 3 लाख था। तो एसडीबी इज मोर देन 50,000, यस। होल एसडीबी सैलरी क्या, टैक्सेबल। कहां पे टैक्सेबल होगा, आईएफओएस में एज क्या होगा, गिफ्ट। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 30 लाख। नोट करो इतना।
नोट करो बच्चा, नोट करो। अब तुम मजा आएगा कैपिटल गेन पढ़ने में। क्यों अंजलि? यस सर। अंजलि ने बोला है कुछ? अच्छा, हाँ अंजलि बताओ। सर आप आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी देवी जी। नाश्ता नहीं किया क्या अभी? नो सर। अंजलि तो कह रही थी साथ में लेके बैठी रहती है, एक तरफ कॉफी चाय और एक तरफ बटर बटर ब्रेड। और सर यहाँ पे वो अरेंजमेंट नहीं था, इसीलिए वो घर से ही करने लगी। ये मैं नहीं, मैं कौन बोल रहा है पता है? अंजलि बोल रही। सर उससे तो निपट लिया जाएगा। अच्छा, उससे निपट लोगे आप? चलो आ जाओ। और कह रहे कि कम से कम आ रही थी सर, कम से कम शेयरिंग में हो जा रहा था, हमें भी नहीं लाना पड़ रहा था। चलो आ जाओ, यहां तक हो गया सबका? कुछ कुछ में है, कुछ भी नहीं है। जो है अब आएगा। अच्छा ये बताना, इस प्रॉपर्टी का प्रीवियस ओनर कौन है? ओ पीछे, एक मिनट, लिखना नहीं किसी को, सुन, लिखना नहीं है किसी को। प्रीवियस ओनर, क्या मस्त लॉ बनाते हैं। इसका प्रेजेंट ओनर कौन है? गुड, वेरी गुड। ईजे क्यों बाहर हुआ है? ट्रांसफर किया, ऐसे क्या ट्रांसफर किया है ये भी, इसलिए बाहर हो गया। विदाउट कंसिडरेशन था। अच्छा, जब विदाउट कंसिडरेशन था तो डीजे के हाथ में क्यों टैक्सेबल हुआ? क्योंकि वो 12 ट्रांजेक्शन में फॉल नहीं हो रहा था। पक्का 100%। अब बताना, इस प्रॉपर्टी को अगर डीजे बेच देगा तो क्या होना चाहिए? टैक्सेबल हो जाना चाहिए। टैक्सेबल, अब देखो डीजे ने बेच दिया, कब बेचा? 31 मार्च 2023 को। तो अब यहां पे जो एक एक पॉइंट, केस नंबर 1, ट्रांसफर किया डीजे ने। डीजे ने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। क्या सोल्ड किया? कैपिटल एसेट्स। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? एक्चुअल कितने में बेचा? 50 लाख में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? 60 लाख। 50 का 110% कितना हो गया? 55 लाख। क्या 55 लाख से भी एसडीबी ज्यादा है? यस। तो फुल वैल्यू कितना हो गया? 60 लाख। माइनस क्या करेंगे बोलो? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। क्या मिल गया मेरे को? नेट सेल कंसिडरेशन। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे है स्टार्ट। अब मेरा यहां क्वेश्चन ध्यान से सुनो। CII कब का लेंगे और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन क्या हो? शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म है। सबसे पहले बताना, पहला केस, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? कहां से लेंगे? प्रीवियस ओनर से। दूसरा चीज बताना, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन किसका लेंगे? प्रीवियस ओनर से लेंगे। इंडेक्सेशन कब से होगा? प्रीवियस ओनर से होगा। ये 3 चीज हम लोग ने पढ़ा हुआ था। पक्का यही तो हमारा था, यही होना भी चाहिए। अब पढ़ो, where the capital gain arises from the transfer of such property which has been subject to tax under section 56 to 10, the cost of acquisition of property shall be deemed to be the value taken into account
दैट इज एसडीबी ऑब्लिक क्या, फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 56(2)(10) सेक्शन 49(4). वहां पे 49(1) नहीं लगेगा, क्या लगेगा, 49(4) लगेगा। बहुत खतरनाक है। ये तब समझ में आएगा जब पहली वाली केस समझ में आएगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी कंसिडर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ क्या, अभी तो आपने कुछ और बोला था। अब देखो, अभी आपने क्या बोला था, सब पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से, गलत है। कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन किसका, गलत है। इंडेक्सेशन कहां से, गलत है। सर वहां सेक्शन 47 में तो ये बातें वहां पे लिखी थी, आपने लिखाया भी था। हाँ, अब ध्यान से सुनो, अगर कोई प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट दिया, एज ए गिफ्ट दिया तो दो केस हो सकता है, एक एग्जम्प्ट होगा और एक क्या होगा, अगर वो एग्जम्प्ट है, नॉट टैक्सेबल है, तो वो वाला केस लग जाएगा जो ऊपर हम लोग ने पढ़ा है। अगर वो टैक्सेबल हो गया है तो सेक्शन 49(4) के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन लेना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ द एसडीबी ऑन द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द कैपिटल एसेट्स बाय द रिसिपिएंट। 49(4) जब वो टैक्सेबल हुआ होगा। अगर गिफ्ट टैक्सेबल हुआ है तो देन यू हैव टू टेक एसडीबी और फेयर मार्केट वैल्यू एज पर 49(4). एक कॉर्ड, अब यहां पे देखो, डीजे के हाथ में जो एसेट्स आया है वो टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है, अब बताना। जब ये बेचेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन 49(1) या 49(4), 49(4), एंड द 49(4) कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन क्या हो जाएगा, जो इस डीवी वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ रिसीविंग, वही क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। समझ में चीजें। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहां से काउंट किया जाएगा, इसी डेट से पीरियड ऑफ होल्डिंग भी काउंट किया जाएगा। उससे एफएमबी देना ही नहीं रहेगा, एफएमबी लेना ही नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में एफएमबी लेना ही नहीं है। वो एफएमबी वर्ड हमने किस लिए लिखा है भी समझेंगे। यहाँ पे एसडीबी हमारा आ जाएगा, इस डेट पे जितनी भी एसडीबी थी, और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी यहीं से काउंट किया जाएगा। तो यहां पे आ जाओ बच्चा लोग। हाँ बताओ, कराते कराते बच्चे सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, हमने एक प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया डीजे को। अब ये प्रॉपर्टी डीजे के हाथ में क्या है, क्वेश्चन। अगर ये नॉट टैक्सेबल है और ये क्या है बताना, अगर ये नॉट टैक्सेबल है तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू प्रीवियस ओनर, एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग इज इक्वल टू प्रीवियस ओनर, इंडेक्सेशन इज इक्वल टू प्रीवियस ओनर्स। समझ में आई चीज। अगर ये टैक्सेबल है कहां पे, 56(2)(10) में टैक्सेबल है, तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन इज इक्वल टू 49(4) इज इक्वल टू एसडीबी वैल्यू, एसडीबी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिसिपिएंट, ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रेजेंट ओनर, इंडेक्सेशन प्रेजेंट ओनर। समझ में आई चीजें। नॉट टैक्सेबल है तो ये वाला केस, टैक्सेबल है तो हमारा ये वाला। अब रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों ऐसा लॉ बनाया गया, किसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये बताना। इसने डीजे ने क्या किया, इसको फर्दर ट्रांसफर किया ना, सेल किया। जब फर्दर सेल किया तो यू हैव टू कंप्यूट द कैपिटल गेन। फॉर कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन देन यू हैव टू टेक द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, देन यू हैव टू डिडक्ट और नॉट। क्या डिडक्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। अगर वो एसेट्स जो मैं बेचने जा रहा हूं मुझे एज ए गिफ्ट मिला और गिफ्ट मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं है,
तो ये वाला केस, अगर वो मेरे हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल हो गया तो ये वाला केस। एंड द लॉ इज क्लियर, वेरी क्लियर, कि आई डू नॉट वांट टू डबल टैक्स, आई डू नॉट वांट टू डबल टैक्स, मुझे डबल टैक्स नहीं चाहिए। ये कौन कह रहा हमारा, मैं नहीं चाहता हूं डबल टैक्स मुझे चाहिए। अब इसका रीजन समझाऊंगा कि लॉ क्यों बनाया है, और आप भी कहोगे, अगर समझ में आ गया तो आप बोलोगे, नहीं समझ में आएगा तो वो ऐसे ऊपर ऊपर से चला जाएगा, पता नहीं चलता। मैं लॉजिक आपको बताऊंगा और कि लॉ कैसे बनाया गया, लॉ के पीछे क्या रीजन। अगर इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो फटाफट, इसको नोट करना चाहते हो नोट करो। सुनो यहां पे, देखो ध्यान से सुनो, मैं दोनों केस समझा रहा हूं, आप खुद ही कहोगे कि लॉ सही है सर कि गलत है। डेली करेंगे, बन जाएगा, डेली करेंगे। अभी वो भी चार्ट हम बना देंगे, हाँ यहाँ पे बना देंगे, हम वापस बना देंगे। अब यहाँ पे देखो सुनो, देखो एक केस बताना हमें, ऐसे नॉर्मल केस बताना। मेरी एक प्रॉपर्टी थी, 1 अप्रैल 2001 को हमने परचेस किया था 10 लाख रुपए, मैंने सेल कर दिया, सोल्ड टू प्रियांशु 60 लाख में। बताना कैपिटल गेन मेरे हाथ में आएगा कि नहीं आएगा। क्या आया, 60 लाख, इंडेक्सेशन कर दिया तो 33 लाख 10,000, माइनस कर दिया तो 26 लाख 90,000 इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहां तक क्लियर? अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो बच्चे, बोलो 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 बोलो, यहां पे किसी को डाउट है? अब बताना, ये केस, इस प्रॉपर्टी को प्रियांशु ने आगे ट्रांसफर कर दिया, प्रियांशु ने आगे ट्रांसफर कर दिया, 1 साल बाद, शॉर्ट टर्म था। अब कितने में ट्रांसफर कर दिया, 70 लाख में। अब बताना 70 लाख में ट्रांसफर कर दिया, माइनस बताओ कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन कितना, 60 लाख कि जितने में खरीदा था। अब बताना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना, 10 लाख। गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या है, एक तो ये है कि ये 2 टैक्स मिला, ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनो, मैंने प्रॉपर्टी 10 लाख का खरीदा था, हमने गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट किसको दे दिया, प्रियांशु को, फ्री में दे दिया गिफ्ट। एसडीबी वैल्यू 60 लाख था, एसडीबी वैल्यू कितने था, 60 लाख था, फ्री में दे दिया है, फ्री में दे दिया है। एसडीबी वैल्यू कितनी थी, 60 लाख, और इसके हाथ में ये गिफ्ट क्या हो गया पता है, एग्जम्प्ट हो गया। जब इसके हाथ में ये गिफ्ट ही एग्जम्प्ट हो गया तो गवर्नमेंट को ये वाली पॉइंट नहीं मिली। कहां मिला, देखो इसने इसने को किसने ट्रांसफर किया, एजेंट ने ट्रांसफर किया है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, गवर्नमेंट को क्या घाटा हो रहा है यहाँ पे, एजेंट, पहले वाले केस में समझो, 10 लाख का हमने प्रॉपर्टी खरीदा था, हमने किसको ट्रांसफर किया बताओ, प्रियांशु को, कितने रुपए में, 60 लाख में। तो गवर्नमेंट को मेरे से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितना हो गया, 26,90,000 रुपए। फर्दर जब प्रियांशु ने ट्रांसफर किया 70 माइनस 60, उसको फायदा कितना हो गया, 10 लाख। अब हमने ट्रांसफर किया गिफ्ट के रूप में, एज ए गिफ्ट, फ्री में ट्रांसफर कर दिया, फ्री में दिया। अब बताना कैपिटल गेन आया होगा, अरे बोलो ना, तो कहां आया, कहां देवे, एज ए गिफ्ट ट्रांसफर किया, एज ए गिफ्ट ट्रांसफर किया, तो कैपिटल गेन 26,90,000 को उसको क्या हो गया, घाटा हो गया, मतलब ये नहीं आया गवर्नमेंट। अब प्रियांशु ने आगे ट्रांसफर किया 70 लाख में, ये गिफ्ट था, 70 लाख में ट्रांसफर किया। अब गवर्नमेंट को उसका ऐसा कोई लॉ बना दो कि जो टैक्स मुझे 26,90 मिलना था वो भी मिल जाए, और जो 10 मिलना था वो भी मिल जाए, तो क्या कर दे। अब लॉ ऐसे बना दो कि अगर प्रियांशु ने 70 को बेचा है, तो यहां पे प्रियांशु ने 70 को बेचा था, तो कितना माइनस कराया था गवर्नमेंट ने, 60 लाख रुपए, क्योंकि प्रियांशु ने 60 दिया था, और 60 पे गवर्नमेंट को ऑलरेडी क्या मिल चुका था, टैक्स मिल चुका था।
अब गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बना दिया, ऐसा लॉ बना दिया कि ये दोनों ही मुझे मिल जाए। तो कैसे मिल सकता है सर? ये बीच वाला खत्म कर दो आप, 60 लाख को खत्म कर दो और डायरेक्टली कहां से माइनस करा दो? प्रीवियस ओनर 10 लाख माइनस कर दो तो 70 माइनस प्रीवियस ओनर, तो बताना किसका? दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 100% मिल जाएगा। करके दिखा दूं मैं आपको, देखो 10 लाख इंटू 331 डिवाइड बाई 100, 33 लैक्स कितना? 10,000, दैट विल बी हाउ मच? 36,000। क्या आया? 2690 प्लस 10 कितना हो गया? गवर्नमेंट को घाटा कहां पे? गवर्नमेंट को घाटा ही नहीं है, लॉ ऐसा बना दिया कि गवर्नमेंट को घाटा ही नहीं। मैं क्या माइनस करा दूंगा आपको? प्रीवियस ओनर का। तो ये बातें उसने कहां पे लिखा? सेक्शन 49(1) में, वेन एवर एनी गिफ्ट इज रिसीव बाय द एसएससी एंड सच गिफ्ट इज एग्जम नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट, तो उस केस में अगर रिसिपिएंट फर्दर ट्रांसफर करता है तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन कहां से ले लो भाई? प्रीवियस ओनर से। एंड जब प्रीवियस ओनर से ले लेंगे तो हमें पूरा का पूरा टैक्स एक बंदे से मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हो चीज? समझ में चीज? किसी को डाउट है? अब देखो दूसरा केस समझो, दूसरा केस समझो। देखो तीसरा केस, हमने 10 लाख का प्रॉपर्टी दिया, ऐसे क्या दिया? गिफ्ट दिया, लेकिन एसडीवी वैल्यू कितनी थी बताना? 60 लाख, लेकिन ये टैक्सेबल था। एज ए गिफ्ट क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। अब बताना, प्रियांशु ने 60 लाख रुपए पे टैक्स दिया कि नहीं दिया? टैक्स दे दिया। जब ये फर्दर बेचने गया 70 लाख, तो क्या माइनस कराऊंगा? क्या माइनस कराऊं? गवर्नमेंट को 60 लाख रुपए वाले पे टैक्स मिला कि नहीं मिल गया? एज गिफ्ट मिल गया ना? क्या 70 माइनस प्रीवियस ओनर कर दूं? नहीं सर, 60 तो उस पे क्या मिल चुका है? टैक्स पे मिल चुका है। तो क्या माइनस कर दो? 60। अब कितना आ गया बोलो? तो इसमें फर्क आया। देखो प्रोसेस सेम था, गिफ्ट और यहां पे भी क्या था, लेकिन रिसिपिएंट के हाथ में अगर एग्जम्प्ट है तो सेक्शन 49(1) के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है? दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन। और अगर रिसिपिएंट के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो आप खुद सोचो, तो रिसिपिएंट 2 बार टैक्स देने जा रहा है। अगर आपको ऊपर वाला ही लॉ रहे, ऊपर वाले ही लॉ, अगर यही लॉ यहां पे भी ला दूं, मैं यही लॉ यहां पे ला दूं, तो 60 पे भी टैक्स दे रहा है और 70 माइनस प्रीवियस ओनर वापस से फिर से 60 पे टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो गवर्नमेंट ने इसको रिमूव किया और बोला अगर वो टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10) हो जा रहा है तो 70 माइनस क्या करो? जितना एसडीवी वैल्यू है वो माइनस कर दो। समझ में चीज? यहां तक क्लियर? एक और कोशिश करो आप लॉ बनाने की, ध्यान से सुनो। ये 3 चीजें समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट है? चलो, अरे सब मिलेगा देवी, वेट करो, सब मिलेगा सब। मैं आपको पूरा एक चार्ट बनवा दिया हूं, वेट करो, सब मिलेगा। यू आर टेकिंग द क्लासेस बाय ईजे सर। यहां पे आ जाओ, यहां तक क्लियर हो चीजें? यहां पे बताना, एक चीज और बताना हमें, अगर आपको समझ में आ गई तीनों पॉइंट तो लॉ बनाने की कोशिश करो, लॉ बनाने की कोशिश करो। मैंने 10 लाख का क्या किया? खरीदा था, कॉस्ट था। मैंने प्रियांशु को सेल कर दिया 50 लाख में, और इसकी एसडीवी वैल्यू कितनी थी? 10 लाख रुपए। और फिर प्रियांशु ने क्या किया? इसको सेल किया 70 लाख में। अब बताना, पहली चीज यहां पे टैक्सेबिलिटी बता दो, यहां पे टैक्सेबल बता दो, एंड कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन क्या? लॉ बनाने की कोशिश करो। हमने बताना जब 50 को बेचा था, एसडीवी वैल्यू यहां पे 60 थी, सॉरी कितनी थी? 60 थी। 50 को बेचा, क्या ये गिफ्ट है कि इनएडुकेट कंसीडरेशन? क्या ये सेक्शन 47 में ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी कि मानी जाएगी? मानी जाएगी। जब माना जाएगा तो पहले तो मेरे हाथ में, मेरे ऊपर ही टैक्सेबल आ जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में कितना ले लूंगा बोलो? 60 लाख। और 60 लाख में से 10 लाख का इंडेक्सेशन करके माइनस कर दूंगा मैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहां पे आ जाएगा? ईजे के हाथ में। साथ ही साथ में बताना, प्रियांशु के हाथ में 56 2 10 भी आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी? 60 लाख।
कितने में बेचा गया है? 10 लाख में। तो इसको 10 लाख का बेनिफिट है कि नहीं है? यस। और ये जो बेनिफिट है 50,000 से ज्यादा है कि नहीं है? यस। क्या एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% 55 लाख इज लेस देन एसडीबी और नॉट? यस। तो बताना क्या ये 56,210 में भी टैक्सेबल हो जाएगा? अब मेरा क्वेश्चन, अब प्रियांशु जब इसको बेचने जाएगा तो कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए कि 60 होना चाहिए? प्रियांशु ने 50 तो किसको दिया था बताना? 50 किसको दिया था? ईजे को दिया था। और 10 लाख पे ऐसे क्या दे चुका है? टैक्स। तो बताना यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन क्या होना चाहिए? 50 को किसको दिया? ईजे को। वो तो होना ही होना चाहिए था। और 10 लाख पे भी तो टैक्स दिया है, तो उसकी कंसिडरेशन कॉस्ट क्या होनी चाहिए? 60 लाख। समझ में आई चीजें? आप खुद सोचो, ये 10,56,210 में टैक्सेबल है कि नहीं है? टैक्सेबल है कि नहीं है? टैक्सेबल है। अब 56,210 में जब टैक्सेबल हो जाएगा तो 49(1) या 49(4)? 49(4). और 4 क्या कहता है? कॉस्ट लेना है प्रीवियस ओनर का कि एसडीवी लेना है? एसडीवी। तो एसडीवी कितना था भाई? 60। तो 60 ले लेंगे। क्या लॉ बनाते हैं? लॉ। लॉ क्लियर हुई चीज है? लॉ बना क्या लॉ बनाते हैं? चलो आ जाओ फटाफट। यहां तक समझ में आई चीज है? और बच्चे, लॉ होता क्या है पता है? लोग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं लॉ है, लिख लो, ऐसे पढ़ लो। अरे लॉ के पीछे भी लॉजिक है, तब बनाई गई। ऐसे नहीं बनाया गया है, ऐसे ही केस नहीं लड़ा जाता है। चलो आ जाओ, यहाँ पे हो गया सबका? यहाँ पे आ जाओ बच्चे। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए आपको बताना। अब बताओ, डीजे ने इस प्रॉपर्टी को बेचा कि नहीं बेचा? डीजे ने बेचा, तो डीजे इज द प्रेजेंट ओनर। अब इस केस में यू हैव टू चेक। कैसे करेंगे सर? जब डीजे ने बेचा तो कितने में बेचा? 60 लाख का एसडीवी ले लिया। अब बताना आगे क्या किया उसने? एक्सपेंसेस माइनस कर दिया। नेट कंसिडरेशन कितना आ गया हमारा? 60 लाख। अब बताओ क्या माइनस करेंगे? क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन? कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। क्यों? 49(4) लगाओगे कि 49(1)? 49(4). और 49(4) जब लगेगा तो पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर या प्रेजेंट ओनर? प्रेजेंट ओनर। प्रेजेंट ओनर ने कब होल्ड किया था? 22 को। कब बेचा उसने? 23 में। इज लेस देन 2 years और नॉट? दिस इज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म है तो सेक्शन 48 डायरेक्टली, नॉट एनी प्रोवाइजो। तो बताना अब यहां पे आगे से शॉर्ट टर्म एंड कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन? एसडीबी। एसडीबी कितनी है इसका? एसडीबी है 30 लाख। एंड डायरेक्टली कितना माइनस कर दे हम लोग? 30 लाख। एंड फाइनली मेरे को क्या मिल जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30 लाख रुपए। यहां तक क्लियर? समझ में आई चीज? बुढ़ापा आ जाता है बच्चा। जिसको लॉ की, टैक्स की, लॉ की नॉलेज, वही लूप होल्स ढूंढ सकता है। इसमें टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। छोड़ जा आगे। आप इंटर के बच्चे, जब कभी फाइनल मिलेगा तो दिखाता हूँ। अगर उसको नोट नहीं किया, नोट करो। इसी में टैक्स प्लानिंग करा के उसका टैक्स जीरो करा सकता हूँ। जो 30 लाख है शॉर्ट टर्म ना, टैक्स जीरो। पीछे ऑफिस है, ऑफिस में मिलो। अब देखो, अगर ये लॉजिक सीख लिया तो प्रोविजन याद करने की जरूरत।
क्लियर? मैं खुद ही सुबह 2 बजे उठता हूँ, प्रोविजन पढ़ता हूँ, तब आके पढ़ाता हूँ। कुछ नहीं है ऐसा बच्चे, कुछ नहीं। आज खुद ही देखो, लेट में उठा, लेट हो गया 10-15 मिनट। यहाँ पे आ जाओ, क्लियर? आओ, तो इसलिए लॉजिक से करो, कभी गलतियां नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड एट क्या? लो कंसीडरेशन। अभी तक क्या था? विदाउट कंसीडरेशन। ये क्या था हमारा? एट लो कंसीडरेशन। लेकिन उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले एक एग्जांपल और नोट करेंगे, एक एग्जांपल नोट करेंगे, और यही नोट करेंगे। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। नहीं, केस 2 हटवा दिया था मैंने, वो लिखा था, बाद में हटवा दिया था। सुनो, 1 अप्रैल 2001 था। मिस्टर ईजे ने क्या किया? प्रॉपर्टी खरीदा। कितने में खरीदा? 10 लाख। इस प्रॉपर्टी को 22 जुलाई 2022 को, 22 जुलाई 2022 को अपने डॉटर को ट्रांसफर कर दिया। डॉटर को फ्री में एज ए गिफ्ट दे दिया, एज गिफ्ट, एज ए गिफ्ट दे दिया। और इस समय एसडीवी वैल्यू थी 30 लाख। और फिर जो डॉटर मान के चलो, डॉटर कौन थी? सीजे। डॉटर को ट्रांसफर किया, और डॉटर ने 31 मार्च 2023 को उसने क्या किया? डॉटर ने सेल कर दिया, सोल्ड टू डीजे फॉर ₹60 lakhs। और एसडीवी जो इस डेट पे चल रहा था वो 70 लाख था। अब बताओ क्या करेंगे? एंड कंप्यूट शो टैक्स इम्प्लीकेशन in the hand of EJ, CJ and DJ। EJ, CJ, DJ, फटाफट करके बता। एसडीवी है 30 लाख, एसडीवी ऑन द डेट ऑफ 22 जुलाई। चलिए बच्चों लोग, चलिए बताना। सबसे पहले हम क्या लेंगे? ईजे, फिर सीजे, फिर डीजे। बताना। ईजे कैपिटल एसेट्स, यस। ट्रांसफर, नो। क्यों नो है? क्योंकि एज ए गिफ्ट दिया, एज ए गिफ्ट किसी को भी दे दे, ट्रांसफर नहीं माना चाहिए। नेक्स्ट, डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? 22 जुलाई 2022। डेट ऑफ एक्वाइजेशन क्या है? 1 अप्रैल 2001 है। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कितना था? 10 लाख। कैपिटल गेन क्या होगा बच्चा? नो। यहां तक क्लियर? सीजे बताना। सीजे ऑन 22 जुलाई 2022 रिसीव्ड। क्या रिसीव्ड किया? कैपिटल एसेट्स। किससे रिसीव्ड किया? फ्रॉम रिलेटिव। बताना। नॉट टैक्सेबल या टैक्सेबल? नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन क्या? 56(2)(10।
यही तो हुआ, क्योंकि रिलेटिव से रिसीव्ड हुआ है। बताना डेट ऑफ एक्वायर्ड 22 जुलाई 2022, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन नील, फ्री में रिसीव हुआ है। नेक्स्ट बताना इसने क्या किया, ऑन 31 मार्च 2023 को क्या कर दिया, सोल्ड। क्या सोल्ड किया, कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स, व्हाट विल बी द एक्चुअल कंसिडरेशन, 60 लाख। 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन कितना, 66 लैक्स। एसडीबी कितना, 70 लाख। तो बताना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना, 70 लाख। देखो कितना आसान है, बात करो अपने आप से। 70 लाख। अब बताना क्या करेंगे हम लोग, बोलो सर। एक्सपेंसेस ऑन क्या, ट्रांसफर नील। नेट सेल क्या, कंसिडरेशन कितना, 70 लाख। अब यहां पे मुद्दा आया, कोवा या आई कोवा। अब बताना क्या ये 56,210 में टैक्सेबल है, नो। जब 56,210 में नहीं है तो बताना कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन क्या, प्रीवियस ओनर। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से, प्रीवियस ओनर। इंडेक्सेशन कहां से, प्रीवियस ओनर। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन प्रीवियस ओनर का कितना, 10 लाख। इनटू बताना पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से, 2001 से, प्रीवियस ओनर। 331 डिवाइड बाई क्या, 100, कितना हो गया, 33,10,000। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, 36,90,000। कितना आसान है भाई, कहां हुआ, दुनिया चांद पे है, आप सितारों पे हैं। क्लियर। और यहाँ अभी खत्म नहीं हुई बातें, यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब सुनो 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 सुनो, यहां तक बताना समझ में आया कि नहीं आया। यहां पे जो ऑन 31 मार्च 2000 क्या 23 रिसीव्ड क्या, कैपिटल एसेट्स। रिसीव्ड किया है ना, फ्रॉम किससे, सीजे। कितने में खरीदा, 60 लाख में। एसडीवी कितनी थी, 70 लाख। डिफरेंस कितना है, 1 लाख, सॉरी 10 लाख। क्या मोर देन 50,000 है, यस। क्या जो एसडीवी जो है मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल है, यस। क्या 56,210 में टैक्सेबल एज ए गिफ्ट होगा, यस। कितना होगा, 70 लाख माइनस 60 लाख इज इक्वल टू हाउ मच, कितना, 10 लाख। समझ में आए चीजें, एज ए गिफ्ट होगा। समझ में आएगी नहीं आया, यहां तक क्लियर। अच्छा, जब ये सेल करेगा तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन 49 क्या होगा, 4। और 49 में क्या होगा, जब खरीदा था उस समय एसडीवी कितनी थी, 60 लाख विल बी कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। सॉरी 70 था, सॉरी 70 इज कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। समझ में आया, दिस इज द लॉ ऑफ कैपिटल गेन एंड गिफ्ट। नोट करो, सारा आ गया इसमें। सारा आ गया बच्चों, सारा आ गया। अच्छा, यहां पे क्या लगा, यहां पे 49 लगा। देखो दोनों आपको मैंने समझा दिया। क्यों,
निकिता जी। ये सब करके जाओगे, हिलाओ ना, एग्जाम में हिला के दिखाओ। तू बड़ा कि मैं बड़ा देखता हूँ। आप चाहे जैसे करो। जब ये गिफ्ट आज कंप्लीट ही करेंगे हम। चले यहां तक क्लियर। अच्छा ये बताना हमें, चलो बताओ, ऑनलाइन वाले बताओ बच्चा। वर्तिका जी समझ में आ रहा है? यस सर, थोड़ा टफ हो गया, क्या चीज? थोड़ा टफ लग रहा है। 10 बज गया, क्यों वर्तिका? तो कह रहे टफ लग रहा है थोड़ा, पर कर रहे हैं। टफ लग रहा है?